वेरी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जब भी जो भी टाइम आप मुझे देख रहे हो, आप सब लोगों को सबसे पहले तो विशेष मेरी तरफ से और आपको ज्ञानम के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सबका स्वागत है। और आज हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं। मेरा नाम जगत धीमान है और मुझे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है फिजिक्स पढ़ाने का। तो बच्चों, जो आज मैं बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ आपका, क्योंकि फिजिक्स जो है क्या है, एक डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से बना है फिजिक्स। इसमें मैकेनिक्स है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इसमें मैग्नेटिज्म है, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज है। सो हम आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, जिस टॉपिक का नाम है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी होती क्या चीज है, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। जैसे अभी आप यहाँ पे नाम देखिए, आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो इसमें क्या है, दो वर्ड से बना हुआ है। ये देखो, इसमें क्या है, एक तो है इसमें इलेक्ट्रो, ठीक है, अगर आपको देखा जाए तो ये सिंगल वर्ड नहीं है, ये दो वर्ड से बना हुआ है। ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन है दो चीजों का। एक है आपका इलेक्ट्रो, ठीक है, दूसरा है मैग्नेटिक। मतलब ये दो फील्ड से बनी हुई चीज है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो होती है, दो चीजों से बनी हुई है। तो इसको पढ़ने के लिए हमारे को दो चीजें पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होती है, फिर आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। और फिर जब आपको इन दोनों के बारे में बहुत अच्छी तरह से नॉलेज मिल जाएगी ना बच्चा, उसके बाद स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ोगे क्या चीज, उसके बाद आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो, जब ये दोनों चीजें आप आपस में, इन दोनों का मिक्सअप होगा ना, तो एक वेव जनरेट होगी। ठीक है, तो ये वेव कैसी होगी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। आपने देखा भी होगा, इस तरह की एक वेव आपके पास मिलेगी आपको। क्लियर है? सो इसमें क्या होगा, एक वेव आपके पास ऐसे जाएगी, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं इसको हम, ठीक है। और दूसरी वेव क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर होगी, इस तरह के, ये ऐसे होगी, इस तरह से। क्लियर है? और इन दोनों वेव्स के बीच में जो एंगल होगा ना, जो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री का। जिस टाइम ये ऑसिलेट करेगी उस टाइम ये भी ऑसिलेट करेगी, इस तरह से, ये देखिए, और ये होगी इस तरह से। तो हमारा लास्ट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ने का जो लास्ट जो कॉन्सेप्ट रहेगा, वो तो हमारा वेव्स के बारे में ही होगा। क्योंकि यहां पे हमने क्या पढ़ना है, लास्ट में जब हम आपको सारी चीजें बता दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी क्या चीज होती है। ठीक है, उसमें जो है आप वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे, रे ऑप्टिक्स पढ़ोगे। तो रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, किस तरह से ये काम करती है। क्लियर है? तो कुछ इस टाइप की आपको एक वेव मिलेगी जिसको हम ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होती है। ये ट्रांसवर्स वेव होती है ये। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी आप सब लोग क्या देख रहे हो, मुझे अपने मोबाइल फोन के ऊपर देख रहे होंगे सभी लोग, है ना। अभी तो मोबाइल फोन के ऊपर जब आप मुझे देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं से तो सिग्नल आ रहा होगा आपके फोन के ऊपर, आप वीडियोस देख रहे होंगे ना। तो वीडियोस में क्या हो रहा है, आपको कहीं ना कहीं से तो सिग्नल मिल रहा होगा। अब ये देखिए, जैसे ये मेरा फोन है, आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो लाइक जैसे अभी आप मेरा लेक्चर देख रहे होंगे, ठीक है, लाइव देख रहे होंगे, ठीक है, या आप रिकॉर्डिंग देख रहे होंगे, रिकॉर्डिंग में देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं से आपने इसको स्टोर करके रखा हुआ अपने मोबाइल के ऊपर, या आप मुझे अभी जैसे लाइव देख रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं से सिग्नल आ रहा है। तो ये सिग्नल किसकी फॉर्म में आ रहा है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में आ रहा है। तो आपके फोन के पास जो वेव आ रही है ना, वो ये इस तरह की वेव आ रही है, इस तरह की वेव आ रही है आपके फोन के पास। ठीक है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इससे पहले जैसे मैंने आपको बोला कि हमें बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़नी पड़ेगी इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वन बाय वन पढ़ने करते हैं स्टार्ट, है ना, ज्यादा देर नहीं लगाते हैं और करते हैं स्टार्ट। क्लियर है? तो बच्चों आ जाइए जल्दी से, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं काफी इंटरेस्ट से सुनना बच्चा। और सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूं, वो बता रहा हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, या आप यहां पे बोल दीजिए, यहां पे आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं, देखो ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, ये सब कुछ किसकी वजह से होता है, चार्ज की वजह से होता है। देखो, जो चार्ज होता है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। ये जो चार्ज है ना, ये आपको, मतलब ये आपको हर चैप्टर में मिलेगा ये चार्ज। ठीक है,
आपको पता है चार्ज किस तरह कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपके पास पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा होता है आपका नेगेटिव चार्ज। अगर इनकी वैल्यू देखी जाए तो चार्ज की जो वैल्यू होती है, जो मैग्नीट्यूड होता है, वो होता है प्लस माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। जो यूनिट होता है चार्ज का वो होता है कूलम, ठीक है। पॉजिटिव के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और माइनस के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। क्लियर है? सो अब ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जब होगा तो चार्ज की किस पोजीशन पे रहेगा, और जब ये मोशन करेगा तो क्या होगा, और ये जब एक्सेलरेटर मोशन करेगा तब क्या होगा। देखो तीन चीजें आएंगी इसमें चार्ज के बारे में। यहां पे देखिए, देखिए सबसे पहले जैसे चार्ज है ना आपके पास, अगर हम इस चार्ज को कंसीडर कर लेते हैं, चार्ज एट रेस्ट, हमने क्या लिया है, कोई चार्ज लिया है, मे बी वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन इस टाइम जो चार्ज है वो रेस्ट पे है, मतलब उसके अंदर जो वेलोसिटी है ना वो क्या है, चार्ज की जो वेलोसिटी है वो है 0। चार्ज क्या है, रेस्ट के ऊपर है। तो जब चार्ज रेस्ट के ऊपर है तब भी इसके पास कोई ना कोई फील्ड होती है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ते हैं हम, इलेक्ट्रो क्या मतलब है चार्ज के बारे में, और स्टैटिक क्या मतलब ठहरा हुआ, स्टैटिक मतलब जो रुका हुआ है, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, एक होता है डायनामिक, जो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा होता है उसको बोलते हैं डायनामिक, और जो स्टैटिक होता है, स्टैटिक का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो स्टेशनरी है। तो यहां पे क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जैसे मैंने बोला हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इसमें हम पढ़ेंगे चार्ज को, जब चार्ज आपका रेस्ट पे है, तो जब चार्ज आपका रेस्ट पे है तो यहां पे क्या होगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है। तो क्या क्या होगा, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद जब चार्ज आपका ये जो है, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या होगी, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं ये, ठीक है। आप इनको देख नहीं सकते लेकिन इनको महसूस कर सकते हो, ठीक है। ये इसमें जैसे मैंने बोला आपको कि चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, बताया ना मैंने आपको। एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव में चार्ज में क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, इससे बाहर की तरफ होंगी, ठीक है। और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज जैसे मान लो मैंने यहां पे कंसीडर किया नेगेटिव चार्ज, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस होगी अंदर की तरफ आएंगी, इस जो ओरिजिन है उसकी तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन आएगी इस तरह से। तो ये तो हो गया आपके पास चार्ज एट रेस्ट। क्लियर है? जब चार्ज रेस्ट पे होता है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है आपके, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है। क्लियर है? इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे, कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे, वो सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट हम थोड़ा सा इंट्रो दे रहा हूं मैं अभी तो जस्ट इंट्रोडक्शन चल रही है आपकी। क्लियर है? उसके बाद जो है नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब हम पढ़ेंगे कि जब चार्ज जो है मोशन में होता है तो करंट कब फ्लो करता है। देखो आपने पढ़ा होगा कि करंट क्या होता है, चार्ज का मोशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चार्ज अपॉन टाइम, ये होता है करंट। तो इस टाइम जो चार्ज होगा ना, जो चार्ज है, अब आपका चार्ज जो है वो रेस्ट पे नहीं है, मतलब जो उसकी जो वेलोसिटी है ना, जो वेलोसिटी है वो क्या है, वो 0 नहीं है। अब क्या है, वेलोसिटी क्या है, मोशन में आ गई है, ठीक है। मतलब अब ये मतलब इसमें क्या आ रहा है, अब ये चार्ज जो है आपका चलने शुरू हो गया है। जब आपका चार्ज चलता है ना तो करंट प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि ये वायर होती है, एक वायर में से जो कंडक्टर की वायर है, ठीक है, अगर इसमें जो अगर चार्ज जो है, अब इसमें क्या होता है, चार्ज जो है नेगेटिव, किसकी वजह से फ्लो होता है करंट, नेगेटिव चार्ज की वजह से। पॉजिटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो नहीं करता। वैसे चार्ज 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, एक नेगेटिव चार्ज, लेकिन जो करंट फ्लो करता है वो नेगेटिव चार्ज के मोशन की वजह से होता है। उसमें जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो स्टेशनरी रहता है, ठीक है। तो इसमें और क्या होता है, इसमें अगर करंट की डायरेक्शन आपकी दिस वन है, अगर करंट इस साइड को फ्लो कर रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन को फ्लो करते हैं, ठीक है। लेकिन ये फ्लो कैसे करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपने कोई वायर ले ली, कंडक्टर की वायर ले ली, एल्यूमिनियम की वायर ले ली और उसमें बोलो कि करंट फ्लो हो जाएगा,
ऐसे मान लो ये कोई वायर है और इसमें बोलो कि करंट फ्लो हो जाएगा, ऐसे थोड़ा ना होगा। इसको आपको किसी पोटेंशियल के थ्रू लगाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, कोई ना कोई बैटरी लगानी पड़ेगी आपको। यहाँ पे ये होगी बैटरी। इस बैटरी की वजह से क्या होगा, जो जितने ये पॉजिटिव प्लेट है इसकी और ये नेगेटिव साइड है, ठीक है, बैटरी की, तो जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे वो कहाँ आएंगे, नेगेटिव चार्ज जो है आपके वो इस साइड चलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि क्या होगा, ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा, इसको फोर्स देगा और ये दोबारा से ऐसे फ्लो करेगा। तो इसमें क्या होगा, इस तरह से चार्ज जो है आपके घूमते रहेंगे इसमें, और इससे क्या होगा, करंट फ्लो करता रहेगा। तो मतलब यहाँ पे जो चार्ज क्या आ गया, चार्ज जो है वो मोशन में आया है। करंट के टाइम में चार्ज है आपका मोशन में आया है, और ये कांस्टेंट मोशन होगा। इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। मतलब जो है जितनी जो स्पीड है चार्ज की, जितनी यहाँ पे उतनी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। देखो मोशन भी दो टाइप्स के पढ़े होंगे आपने, एक यूनिफॉर्म मोशन होता है, एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। लेकिन जब अगर आपसे कोई पूछा जाए कि करंट कैसे फ्लो करता है, तो करंट आप बोलोगे कि करंट फ्लो करता है जब आपके चार्ज का मोशन होता है। क्लियर है, चार्ज का। अब आपसे कोई पूछे कि कौन सा मोशन होता है, यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, तो ये होता है आपका यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब जैसे मैं बोल दूं आपको कि जैसे कोई ये चार्ज है, ठीक है ना, ये चार्ज है, ठीक है, यहाँ पे जैसे ये चार्ज यहाँ से चलना शुरू हुआ है, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है ना, जिसको हम -q भी लिख दो या इस तरह से E से भी डिनोट करते हैं हम, है ना, ये आपकी मर्जी, आप किस तरह से डिनोट कर रहे हैं। क्लियर है। सो जैसे आपने यहाँ पे अगर इसकी स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ पे भी इसकी 10 मीटर पर सेकेंड है, और यहाँ पे भी इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। तो ये क्या होता है, ये है इसकी यूनिफॉर्म मोशन। मतलब जो चार्ज की जो स्पीड है ना वो कांस्टेंट है, और चार्ज के मोशन की वजह से ही क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। जो आपका फॉर्मूला होता है ना, करंट क्या होता है, करंट होता है चेंज इन चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब टाइम के साथ चार्ज का मोशन होना, उसको क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं हम, है ना। और करंट का एक और फॉर्मूला भी है जिसको हम ज्यादा आगे जो है डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में, जिसको एक और करंट का फॉर्मूला NEAVD। VD का मतलब होता है यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मैं आपको जैसे अब हम आगे चलेंगे ना तो मैं पढ़ाऊंगा, इसके डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं थोड़ा शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि हमने क्या क्या कवर अप करना है इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। ये क्या होता है, ए मतलब एरिया, इस वायर का एरिया, ई मतलब जो इसमें जो है जो आपके इलेक्ट्रॉन्स जो है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है फ्लो कर रहे हैं, मतलब जो चार्ज है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, वो फ्लो कर रहे हैं। एन मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है करंट का एक और फॉर्मूला होता है। देखो करंट के दो फॉर्मूले होते हैं, करंट होता है चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और करंट का एक और फॉर्मूला भी होता है, करंट का होता है NEAVD। ये भी करंट का ही फॉर्मूला होता है। क्लियर है। बाकी मैं जब डिटेल में आऊंगा मैं इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, एरिया क्या होता है, ये सब कुछ क्या होता है। क्लियर है। ये तो है कि अब जो है, अभी देखो अभी हमने क्या पढ़ा, चार्ज को रेस्ट पे पढ़ा, जहां पे हमारे पास एक फील्ड जनरेट हुई, इसको हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो कोई भी चार्ज जब रेस्ट पे होता है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते कि वहां पे कुछ नहीं हुआ है, मतलब तो वहां पे भी क्या है, एक फील्ड होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है। अब आपका जो चार्ज हो गया वो मोशन में आ गया, तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो गया, करंट फ्लो हुआ। और यहां पे एक इंटरेस्टिंग और चीज बताता हूं मैं आपको कि जब किसी भी वायर में करंट फ्लो करेगा ना, तो वहां पे उस पोजीशन के ऊपर क्या होगा, उस पोजीशन में आपका मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगी। करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। जैसे मैंने बोला था ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है नाम, ठीक है ना। इलेक्ट्रो को तो समझ आ गया आपको कि चार्ज एट रेस्ट, फिर आपके ये भी तो क्या है, इलेक्ट्रो ही तो है, चार्ज मोशन में करने के, है ना। अब इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, चार्ज की वजह से। देखो एक तरह का क्या हो रहा है, आप यहां पे समझिए इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझा रहा हूं। यहां पे आ जाइए। देखो क्या होता है कि जैसे ये करंट है ना, ये एक वायर है, क्लियर है, ये वायर है। इस वायर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है। और करंट कैसे फ्लो कर रहा है, ये वायर है कोई, है ना, इसमें करंट फ्लो कर रहा हुआ, तो करंट फ्लो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ये आपने क्या कर दिया, ये आपने बैटरी का कनेक्शन कर दिया। क्लियर है। तो आपको पता है कि अब क्या हो रहा है, करंट किस साइड को फ्लो करेगा। देखो इलेक्ट्रॉन्स तो होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो तो ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या होंगे, वो ऊपर की तरफ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं ऊपर की तरफ, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज फ्लो कर रहा है ऊपर की तरफ। और करंट जो है, करंट की अगर डायरेक्शन होगी तो करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। क्लियर है। क्योंकि
यहां से ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या करेगा, इसको खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इस साइड को फ्लो करेंगे और करंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन को फ्लो करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पे एक और चीज आने वाली है जिसका नाम होगा मैग्नेटिक फील्ड। जब भी किसी वायर में करंट फ्लो करेगा तो चार्ज फ्लो करेंगे, और चार्ज फ्लो करेंगे तो वहां पे एक सर्कल प्रोड्यूस होता है, उसके चारों तरफ एक सर्कल प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिस सर्कल को आप क्या बोलते हो, जिस सर्कल को आपको बोलते हो मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो मैं बताता हूं आपको, जस्ट 1 मिनट। हाँ, यहां थे हम, ठीक है। ओके, ये था हमारा, ठीक है ना। इस तरह से हम जो है एक बैटरी को कंसीडर कर रहे थे, यहां से हम करंट को बोल रहे थे कि करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहेगा, क्लियर है। तो करंट अगर आपका ऐसे फ्लो करने वाला है तो इसमें अब आपने क्या देखना है, इसमें जो है देखने वाली चीज क्या है, इसमें क्या होगा, तो देखो इसमें जो है इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे, करंट जो है करंट आपका नीचे की तरफ फ्लो करने वाला है, इसमें करंट क्या होगा, ऐसे फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ फ्लो करेंगे। तो मैं बोल रहा था यहां पे एक और चीज आने वाली है जिसका नाम होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शो करेंगे आप, इसमें रेड पेन से देख कर लेता हूं, क्लियर है। तो यहाँ पे इसके चारों तरफ जो है एक इस तरह से सर्कल प्रोड्यूस हो जाएंगे, जैसे जैसे करंट इसमें फ्लो करता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपको मिलती जाएगी, क्लियर है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड आपको मिली है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड की भी एक डायरेक्शन होती है, देखो जैसे करंट की डायरेक्शन है इस तरह से, अभी करंट क्या हो रहा है, करंट नीचे की तरफ फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी। अब मेरा थंबनेल देखो, अभी मैं इसका कंपैरिजन इसके साथ कर लेते हैं। ये भी मेरे पास क्या है, एक कंडक्टर है, क्लियर है, और इस कंडक्टर में मैं क्या लगाता हूं, एक बैटरी जो है दूसरी साइड से लगा लेता हूं। देखो यहाँ पे पॉजिटिव लगाई है मैंने बैटरी, यहाँ पे नेगेटिव लगाई है, यहाँ पे मैंने नेगेटिव लगा दी और यहाँ पे उल्टा कर दिया मैंने इसको इस टाइम, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, अब इस बार करंट जो है पहली बार इस तरह से फ्लो कर रहा था, इस बार क्या होगा, इस साइड को इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ठीक है, ऐसे आएंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या आएंगे, नीचे की तरफ फ्लो करेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ जा रहे थे, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, और करंट जो होगा उसके अपोजिट चलेगा। अब करंट क्या होगा, करंट जो होता है हमेशा ही हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। अगर आपसे कोई पूछे कि करंट कैसे फ्लो करता है, तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो हायर पोटेंशियल क्या है, ये पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, तो करंट की डायरेक्शन होगी इस तरह से, ये होगा करंट की डायरेक्शन। तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, वैसे ही यहाँ पे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी इस तरह से, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे भी तो प्रोड्यूस होने वाली है, होगी या नहीं होगी, क्लियर है। जब यहाँ पे प्रोड्यूस होगी तो यहाँ पे भी फ्लो प्रोड्यूस होगी। देखिए डिफरेंस क्या आएगा, अब डिफरेंस बच्चा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आने वाला है। अगर करंट की डायरेक्शन में, देखो इसमें दोनों में करंट की डायरेक्शन में डिफरेंस है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो एक राउंड पाथ में निकली आई है उसमें तो फर्क आएगा ना। अब इस वाले केस में क्या होगा, करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, अब आप ये देखिए करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मेरी ये फिंगर्स देखिए, फिंगर मैं ऐसे कर्ल करूंगा, ठीक है, तो इस टाइम जो करंट होगा वो ऐसे फ्लो करेगा, ऐसे करंट जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी है ना, करंट ऊपर की तरफ। तो ये है, ये जो थंब है मेरा, ये जो मेरा थंब है, थंब मेरा क्या बताएगा, थंब मेरा बताएगा करंट की डायरेक्शन, क्लियर है। और मेरी जो फिंगर्स बताएंगी, फिंगर मेरी बताएंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्लियर है। वैसे ही मैं आपको यहां पे भी बताने वाला हूं, इस पोजीशन के ऊपर भी, इस पोजीशन के ऊपर मैं क्या बोलूंगा, ये देखिए, अब मैं आप अपना हाथ ऐसे रखूंगा कि करंट क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है, करंट नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिंगर्स कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है। तो इस बार आप देख रहे हो, इस बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी थी, क्लियर है, और इस बार जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, इस तरह से होगी। तो ये क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, ये क्लॉकवाइज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। सो बोलने का मतलब क्या है कि जैसे अगर चार्ज की डायरेक्शन चेंज होगी तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज होने वाली है, और करंट की डायरेक्शन चेंज होने वाली है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होने वाली है। तो आपको कुछ लग रहा है कि किस तरह से रिलेशन है इनके बीच में, तभी तो पूरा वर्ड आ रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। अब आपको शायद समझ आने लग गया होगा थोड़ा थोड़ा कि हम क्या करने चाह रहे थे, क्लियर है। सो ठीक है, अभी भी ये थोड़ी इंट्रोडक्शन ही चल रही है, इतना ज्यादा अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट मैं जस्ट ऊपर ऊपर से बता रहा हूं कि हम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं बता रहा हूं आप लोगों को, क्लियर है। तो बाकी मैं इसको और डेप्थ में लेके जाऊंगा, क्लियर है। लेकिन अब मैं बताने वाला हूं कि अगर आपने चार्ज को
मोशन में ले आए, ठीक है ना, चार्ज को क्या किया आपने, मोशन में ले आए, तो क्या होगा, चार्ज तो ये मोशन में था, लेकिन अब जो है चार्ज जो है एक और मोशन में आने वाला है। देखो पहले जो था चार्ज हमने रेस्ट पे पढ़ा, जिसको हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक बोला, फिर हमने चार्ज को मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे पढ़ा, वेलोसिटी जो यहां पे वेलोसिटी थी वो क्या थी, वो थी कांस्टेंट, ठीक है ना, वेलोसिटी क्या थी अब कांस्टेंट थी, मतलब जैसे 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड, मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, ठीक है चार्ज, जिसकी वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा था और उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही थी, क्लियर है। लेकिन अब जो है ना, जो चार्ज है ना, चार्ज का जो मोशन है ना, वो मतलब मोशन होगा लेकिन वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो होगा अनकांस्टेंट, मतलब उसका होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है ना। अब जो है ये कांस्टेंट नहीं होगी, वेलोसिटी जो है अब आपकी कांस्टेंट नहीं होगी, इसको आप बोल सकते हो। और यहां पे हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल बोलेंगे हम, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल। और ये मेन कॉज किसका है बच्चा, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो है मेन कॉज किसका है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल मेन कॉज किसका है, ये है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहां से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होने वाली है। अब अगर आपका जो चार्ज है वो आपका कांस्टेंट वेलोसिटी पे नहीं है, वो एक्सेलरेटेड है। अब एक्सेलरेटेड का मतलब पता क्या है, कि जैसे आपका ये चार्ज है, यहां पे समझ लीजिए आप लोग, ठीक है, यहां पे जो चार्ज है, मान लीजिए इस चार्ज की जो वेलोसिटी है वो है कितनी, 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यहां पे है इसकी 10 मीटर पर सेकंड, यहां पे आके वो हो गया 20 मीटर पर सेकंड, यहां पे आके वो फिर से हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तो ये जो चार्ज है ना, आपका चार्ज अपनी स्पीड को, अपनी वेलोसिटी को क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है, मतलब कांस्टेंट नहीं है, उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन आ सकता है ना, क्यों बोला मैंने एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, क्योंकि मैंने इसलिए बोला यहाँ पे एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे वेलोसिटी तो चेंज हो रही है ना, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5, क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, ये अगर हम 1 सेकंड मान लें तो यहाँ का डिफरेंस कितना आ रहा है, 5 सेकंड का डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद 15 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस आ रहा है। तो मतलब जो चार्ज है ना, वो आपका चार्ज जो है वो आप कांस्टेंट नहीं रहा, चार्ज आपका बिल्कुल एक्सेलरेट कर रहा है। इस तरह से जब चार्ज आपका इस तरह से करेगा ना, इस तरह से ऑसिलेशन करेगा ना जब, तो वहां पे एक वेव जनरेट होगी जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है आपके जो मोबाइल फोन्स होती हैं वहां पे यूज होती है, ठीक है। इवन इसी वेव के थ्रू आपके जो जितने भी चैनल्स होते हैं, ये कैसे होते हैं, स्टार प्लस, स्टार गोल्ड, ये जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक पर्टिकुलर एक स्पेक्ट्रम होता है। तो जो उसको जैसे रेडियो वेव्स होती हैं, एक्स रेज होती है, गामा रेज होती हैं, है ना, इस तरह की क्या होती है, डिफरेंट रेज बनती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम होता है, क्लियर है। कुछ ऐसी वेव्स होती है जैसे आपकी अब इसमें क्या आता है कि अब आप बोलो कि सर हमें ये दिखाई क्यों नहीं दिखाई देती, ऐसा नहीं कि आपको सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको दिखाई नहीं देती, कुछ एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो आपकी ह्यूमन आईज जो है उसको देख सकती है। कुछ कलर ऐसे है ना जो अभी वीवी ग्रो जिसको हम बोलते हैं, वायलेट, येलो, रेड, ग्रीन, है ना, इन कलर्स को हम देख सकते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी चीजें होती है जो हम नहीं देख सकते, लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था अपने मोबाइल फोन का, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होता है, कॉल आ सकती है, ठीक है, ये कनेक्टेड है आपके, ये जो है वर्चुअली कनेक्टेड है किसी, इसके साथ क्या है, कोई वेव जो है एसोसिएटेड है किसी टावर के थ्रू, मतलब सिग्नल आ रहा है इसके पास, लेकिन आप उसको देख नहीं पा रहे हो। तभी आपको बोला जाता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनको थोड़ा मोबाइल फोन वगैरह से थोड़ा दूर रखा करो, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इज नॉट गुड फॉर ह्यूमंस, ठीक है ना, ये हमारे ह्यूमंस के लिए इतनी अच्छी नहीं है। क्योंकि अब आने वाले टाइम में जब 5G आएगा तो कितना खतरनाक हो जाएगा, 4G में इतनी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो जब ये वेव और इंक्रीज हो जाएगी, इनकी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ और इंक्रीज हो जाएगी, तो देखो कितनी डेंजरस होने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जब 4G नहीं था तो आपने कुछ छोटे छोटे पक्षी देखे होंगे एनवायरमेंट में, बहुत दिखाई देते थे हमारे को, ठीक है। लेकिन जब आपके 4G आ गया तो आपने वो देखा वो पक्षी जो खत्म हो गए हैं, क्लियर है, या उनकी जो तादाद है वो बहुत ज्यादा कम हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज नॉट गुड फॉर
मतलब किसी के लिए भी इतनी अच्छी नहीं है ये, ठीक है। लेकिन देखो किसी चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज तो होता ही होता है, ठीक है। तो आने वाले 5G में क्या होगा, स्पीड और इंक्रीज हो जाएगी, सब कुछ और इंक्रीज हो जाएगा, लेकिन उसका इफेक्ट भी तो बहुत होने वाला है ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है। इसलिए जो कुछ लोग हैं वो इसको थोड़ा ओवे कर रहे हैं कि नहीं आना चाहिए, ठीक है, वो अलग बात है, उसमें काम चल रहा है, क्लियर है। तो बोलने का मतलब क्या है कि जो हम 3G 4G 2G जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो है, ये जो हम ये पढ़ रहे हैं। देखो हम क्या बोल रहे हैं, मैं ये जस्ट आपकी ये इंट्रोडक्शन खत्म की मैंने यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे पढ़ना था, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ी पढ़ाऊंगा इसमें कि क्या क्या होगा। देखो ये तो जब हम मैंने क्या किया, ऊपर ऊपर से पढ़ाया आपको सब कुछ, ठीक है, कि ये होगा, जस्ट आपको इंटरेस्ट लाने के लिए कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, हमारा पर्पज क्या है पढ़ने का, क्लियर है। अब आप आ जाइए, जो हम स्टार्टिंग से करते हैं शुरू, है ना। तो सबसे पहला जो है हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम होगा आपके सामने आ जाएगा कूलम्स लॉ, ठीक है। अब कूलम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। सो इसको भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं। कूलम्स लॉ क्या होता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स को मेजर करते हैं हम, ठीक है। तो जैसे मैं आपको यहां समझाता हूं, ठीक है। जैसे ये फॉर्मूला आएगा, ये वाला फॉर्मूला है कूलम्स लॉ का, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है। ये चीज, ये फॉर्मूला कहां से आया ये, ठीक है, ये मैं बताऊंगा आपको, ये फॉर्मूला कहां से हमने जनरेट किया, ठीक है। तो आ जाइए यहां पे, तो बच्चे स्टूडेंट्स यहां पे देखिए, कूलम्स लॉ हमारा टॉपिक है, कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ जो है ये होता क्या है बच्चा, ये होता है कि आपके पास एक चार्ज है Q और एक नेगेटिव चार्ज है, इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितनी है। देखो ये जो कूलम्स लॉ है एक तरह का ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मिलता जुलता ही है, क्लियर है। लेकिन ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव भी होती है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। कूलम्स लॉ ऑफ फोर्स जो है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी हम इसको बोलते हैं, जो हम कूलम्स लॉ को एक और नाम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं हम, कि दो चार्जेस के बीच में कितनी फोर्सेस है। तो अगर आप इन दोनों के बीच में क्या है, पर्टिकुलर एक डिस्टेंस होगा जिससे ये सेपरेट है, इसको हम क्या करेंगे, आर मानेंगे। तो इसमें अगर आप बोला जाए कि इसमें बताओ कि इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स क्या है, तो अगर ये दोनों चार्जेस, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या करेंगे, ये दोनों चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। इनमें अट्रैक्शन भी हो सकती है। देखो दो सिमिलर चार्ज जो होते हैं, अगर दो पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या होगा, रिपेल करेंगे वो। लेकिन एक पॉजिटिव नेगेटिव है तो वो अट्रैक्ट करेंगे, अगर कोई दो नेगेटिव है तब भी रिपेल करेंगे। सेम नेचर रिपेल करेगा, अपोजिट नेचर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। चार्जेस का ये प्रॉपर्टी होती है, क्लियर है। तो इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आप बोलोगे कि जो फोर्स होती है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी Q1 और इंटू Q2 चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो फोर्स होगी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके, स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द चार्जेस, इन दोनों के चार्ज के बीच में कितना डिस्टेंस है, क्लियर है। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पे आ जाइए, तो जब आपके पास इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, अब आप इसको क्या करोगे, असेंबल करोगे, तो आप इस तरह से लिख सकते हो Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, और यहां से इस फोर्स को जब आप रिमूव करोगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को जब आप रिमूव करोगे तो कुछ ना कोई कांस्टेंट आता है यहाँ पे, जिसको हमने क्या लिया, K लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पे आ गया आपके पास Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो K है, इस K की क्या है, कोई ना कोई वैल्यू होगी, तो यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो क्या है, वो है आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। इस जो एप्सिलॉन जो होता है इसको बोलते हैं परमिविटी होता है, एक परमिबिलिटी होता है। जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी हम ये पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, वहां पे हम परमिविटी पढ़ेंगे। जो हम मैग्नेटिक फील्ड में वहां पे हम परमिबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। ये शायद आपने दो साइन सुने होंगे, इसको परमिविटी बोलते हैं और इस चीज को बोलते हैं परमिबिलिटी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ाया जाता है, ये मैग्नेटिज्म में पढ़ाया जाता है, क्लियर है। सो ये इस टाइप का एक और साइन आने वाला है आपका। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि इस K की क्या वैल्यू होती है, तो इस K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और ये यूज होगा आपका, मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, वहां पे आपका इसका यूज होने वाला है, क्लियर है। तो आप इसकी जो फोर्स होगी, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगी ना, उस फोर्स को आप कैसे लिखोगे, उस फोर्स को आप ऐसे लिखोगे, जो फोर्स होगी आपके पास 1/4 पाई म्यू
Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये है आपके पास कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस के बीच में। अगर ये चीज, ये दो चार्जेस जो हैं, दो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये फोर्स ऑफ रिपल्सन हो जाती है, ठीक है। अभी क्या है, ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, ये क्लियर है। चलिए ओके, हम यहां पे थे, ठीक है। तो ये जो है प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, आप वहां पे इसको बड़े अच्छे तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। सो ये है कि इलेक्ट्रिक चार्ज आर द टू टाइप्स, मेनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जो मैंने आपको बता चुका हूं, है ना। A body gets positively charged when electrons are removed from it and negative when charge जो है उसके ऊपर आते हैं, ठीक है। तो मैं ये भी बताता हूं आपको कि किस तरह से पॉजिटिव होता है, किस तरह से नेगेटिव होता है, थोड़ा सा मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं इस चीज को, है ना। तो अ बॉडी कैन बी चार्ज, कोई बॉडी है उसको आप चार्ज कैसे करते हैं, देखो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तरीके होते हैं। आप फ्रिक्शन के थ्रू भी उसको चार्ज कर सकते हो, आप इंडक्शन के थ्रू भी चार्ज कर सकते हो, आप कंडक्शन के थ्रू भी चार्ज कर सकते हो, है ना। ये फील्ड इमिशन के थ्रू भी चार्ज कर सकते हो। तो यहाँ पे इस डायग्राम के ऊपर देखने वाली बात क्या है, इस डायग्राम में देखने वाली बात ये है कि अगर दो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे दो पॉजिटिव चार्ज है, आपने क्या किया, किसी ग्लास रॉड को, वैसे तो कोई ग्लास रॉड है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने उसमें नेगेटिव चार्ज भी होंगे, लेकिन आप उसको जब रब करोगे तो ग्लास रॉड के ऊपर क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, है ना। और जो है यहाँ पे क्या है, और यहाँ पे आप क्या लेके आए, एक ग्लास रॉड और लेके आए जो क्या है पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना। तो आपने यहाँ पे इसमें क्या देख रहे हो आप, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं ये। तो इनमें क्या है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से रिपेल होंगे, क्लियर है। यहाँ पे देखो ये प्लास्टिक रॉड है, ठीक है, ये प्लास्टिक रॉड है, ये इसमें क्या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, क्लियर है। इस तरह से जब आप इसको रब कर रहे हो, मतलब फ्रिक्शन कर रहे हो आप इसका, देखो आप जब फ्रिक्शन कर रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक ग्लास रॉड है, ठीक है, उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर आप मतलब उसको कर रहे हो, इस तरह से कर रहे हो, मतलब फ्रिक्शन कर रहे हो। फ्रिक्शन करोगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिल जाएंगे एक्सेस में, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। उसी तरह से सिल्क थ्रेड के साथ करोगे प्लास्टिक रॉड को, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ये जस्ट ये बता रहा है कि नेगेटिवली चार्ज कैसे करेंगे हम, पॉजिटिवली चार्ज कैसे करेंगे, फ्रिक्शन के थ्रू, है ना। उसके बाद सिल्क थ्रेड है, सिल्क थ्रेड से आप करोगे तो क्या होगा, ये ग्लास रॉड क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्लियर है। उसी तरह से दो डिफरेंट चार्जेस जो हैं ये बताएगी, एक दूसरे से रिपेल करेंगे, ठीक है। ये पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो एक दूसरे से क्या हो रहा है, दूर जा रहे हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं, जिससे मैंने आपको बताया कि चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है ये, क्लियर है। उसी तरह से बच्चा यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये क्या है, ये है आपके पास कंडक्शन के थ्रू चार्जिंग की जा रही है। सो यहाँ पे आप देखिए, आप क्या लेके आए, एक पॉजिटिवली चार्ज कोई ग्लास रॉड लेके आए यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे लेके आए तो यहाँ पे ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने इसमें नेगेटिव चार्ज होंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, तो जो नेगेटिव चार्ज वाले होंगे वो तो यहाँ आगे इस पोजीशन के आप ऊपर आगे नेगेटिव चार्ज, है ना। और इसकी वजह से जो पॉजिटिव चार्ज है वो चले गए इस वाले के पास, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि कैसे होगा ये। यहाँ पे देखिए आप लोग इस डायग्राम को देख लीजिए, पहले ऑब्जर्व कर लीजिए कि क्या है। देखो यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ये इसमें ना तो मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इसमें नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद आप क्या लेके आए, यहाँ पे कोई ग्लास रॉड लेके आए जो कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इस ग्लास रॉड ने क्या किया कि जो भी आपके पास जो भी नेगेटिव चार्ज जो थे उसको एक साइड कर दिया, पॉजिटिव चार्ज वालों को दूसरी साइड कर दिया, क्लियर है। उसके बाद आपने क्या किया, इन दोनों को हटा दिया, मतलब पहले आपने इनको क्या किया, एक साथ किया था, कंडक्शन किया था एक साथ दूसरे को, मतलब क्या किया था, एक तरह से चिपका के रखा हुआ था, क्लियर है। उसके बाद आपने क्या किया, इन दोनों को, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इन दोनों को क्या कर दिया, यहाँ पे पहले देखो कोई भी डिस्टेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। उसके बाद क्या किया, आपने इन दोनों को हटा दिया, एक दूसरे से सेपरेट कर दिया। जब आप इन दोनों को सेपरेट कर दिया और इसको क्या कर दिया, इसको आपने हटा दिया, यहाँ से हटा लेके चले गए, आप बाहर लेके गए, ठीक है। तो इस वाले के ऊपर क्या आ गए, नेगेटिव चार्ज आ गए थे, और इसके वाले के पास क्या आ गए, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आ गए, ठीक है। अब ये नेगेटिव चार्ज क्या आएंगे, ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज वाले को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तब ये दोनों पॉजिटिव वाले एक साइड आ गए, नेगेटिव वाले एक साइड आ गए, ठीक है। लेकिन अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे के पास तो जा नहीं सकते, ओवरलैप तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये पूरा ये वाला जो साइड था, ये पूरा पूरा क्या कर दिया आपने, नेगेटिवली चार्ज कर दिया, और ये वाला क्या कर दिया आपने, पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, ठीक है। बिना इनके इसके साथ सिर्फ कुछ किए हुए, देखो आपने क्या किया, आपने जस्ट एक रॉड को ले आए जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज थी, ठीक है। आपने इनको कुछ नहीं किया,
लेकिन इनके अंदर क्या हुआ, ऐसा मैकेनिज्म हुआ क्योंकि ये भी तो चार्ज्ड है ना। आप इसको जस्ट यहाँ पे समझने की कोशिश करिए, थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और मैं फीलिंग देता हूं इसके लिए, ठीक है। यहाँ पे चलिए, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। अगर आपको ये पॉइंट पकड़ लिया ना आपने, तो बड़ा सिंपल होने वाला है, आगे आगे वाली जितनी भी चीजें हैं बहुत सिंपल होने वाली हैं। सिंपल की सेंस में होने वाली है, यहां पे देखिए क्या होगा कि अगर आपके पास है पॉजिटिवली चार्ज्ड, देखो क्या होगा, अगर देखो मैंने क्या बोला कि कोई भी कंडक्टर होता है वो क्या होता है, इस यूनिवर्स में कोई भी चीज है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब ये नहीं है कि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्या है, जीरो है, ऐसा इसका जरा भी मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है कि जितने भी इस कंडक्टर के पास पॉजिटिव चार्ज है उतने ही इसमें नेगेटिव चार्ज भी हैं, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं ये, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये, क्लियर है। इलेक्ट्रिकली क्या है, ये न्यूट्रल है, क्योंकि इसमें जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, क्लियर। अब आपको बोला जाए, कोई आपको बोले कि आपने क्या करना है, पॉजिटिवली चार्ज करना है, कोई कंडक्टर, उसको पॉजिटिवली चार्ज करोगे, तो पॉजिटिवली चार्ज कैसे करते हो, अगर यहां से अगर इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये जो नेगेटिव चार्ज है बाहर चले जाएंगे तो क्या रहेंगे, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रह जाएंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको पॉजिटिवली चार्ज बोल देंगे, क्लियर है। तो अगर आपके पास किसी कंडक्टर के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा हैं एज कंपेयर टू, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि उस जो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर उसके पास नेगेटिव चार्ज नहीं होंगे, ऐसा इसका जरा भी मतलब नहीं है। अगर मान लो इस एग्जांपल में मैं एक बात बोल दूं कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो है 10 और नेगेटिव चार्ज भी है वो भी है 10, ठीक है। जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें जीरो चार्जेस है, चार्जेस है, बट ये है कि जितने पॉजिटिव है उतने नेगेटिव है। अब कोई डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तो इसमें पॉजिटिवली चार्ज कैसे होगा कि इसमें से नेगेटिव चार्ज बाहर निकल चुके होंगे, ठीक है। इसका मतलब ये कभी नहीं है कि उसमें से सारे नेगेटिव चार्ज निकल चुके हैं, मतलब इसमें क्या होगा कि मेजॉरिटी जो होगी वो पॉजिटिव चार्ज की ज्यादा रही होगी और नेगेटिव चार्ज की थोड़ी कम रही होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव चार्ज्ड। ये वाला कंडक्टर हो जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। उसी तरह से अगर आपके पास पूछा जाए कि नेगेटिवली चार्ज कोई कंडक्टर है जिसके पास क्या है, चार्जेस आए हैं बाहर से, जिसने क्या किया है, गेन किया है चार्जेस को, ठीक है। तो फ्लो तो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स ही क्या होता है, ट्रांसमिट होते हैं, होल्स तो होते नहीं, क्योंकि होल्स जो होते हैं वो स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, तो जो ट्रांसमिशन होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का ही होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, पहले तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे, बराबर ही रहे होंगे, लेकिन अब क्या आ रहा होगा कि इसमें जैसे मान लो पहले 3 पॉजिटिव थे और 3 ही इसमें नेगेटिव थे, ठीक है। लेकिन अब आपने क्या किया होगा, इसको चार्ज किया होगा, नेगेटिवली चार्ज करोगे तो इसमें क्या होगा, कहीं से क्या होगा, कोई और 2 3 4 ये जितने हो सकता है मैक्सिमम जो है नेगेटिव चार्ज और आगे होंगे, तो इसमें क्या है, मेजॉरिटी किसकी आ गई, नेगेटिव चार्ज की ज्यादा आ गई, और जब नेगेटिव चार्ज की मेजॉरिटी ज्यादा आएगी तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम नेगेटिवली चार्ज्ड। ये क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये चीज आपका नेगेटिवली चार्ज्ड है, क्लियर है, यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक इस पोजीशन तक कोई ना। देखो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब जितने इसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने इसमें नेगेटिव चार्ज है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो मेजॉरिटी है चार्जेस की वो पॉजिटिव की ज्यादा है, और इसमें जो मेजॉरिटी है चार्ज की, जो नेगेटिव चार्ज की ज्यादा है, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, क्लियर है। चलिए अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स वगैरह देख लेते हैं, फिर हम इनके ऊपर आएंगे। क्योंकि न्यूमेरिकल्स बड़े जरूरी हैं। देखो क्या लिखा गया है, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, ठीक है। इफ अ चार्ज q is placed at the center of the line joining the two equal charge q such that the system is in equilibrium, then the value of q। देखो आपके पास क्या न्यूमेरिकल्स में क्या दिया है कि इस तरह से कोई चार्ज है, इसमें क्या एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी कोई चार्ज लिखा हुआ है, क्लियर है, और यहाँ पे कोई चार्ज है q। आपसे पूछा गया है इस चार्ज की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो आप क्या करो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपने मान लिया कि ये डिस्टेंस है r।
अगर ये डिस्टेंस r है और इसके मिडिल में कोई चार्ज है तो नेचुरल सी बात है बच्चा कि यहाँ पे क्या रहा होगा, r/2 रहा होगा। क्लियर है? तो हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने इसको इस पॉइंट को a मान लिया, इसको हमने b मान लिया और इसको हमने c मान लिया। तो हमने इसमें क्या करना, नेट फोर्स निकालनी है। तो नेट फोर्स क्या होगी, नेट फोर्स हमने क्या करना है, कूलम्स लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाना है और कुछ नहीं करने वाले हम। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, जो फोर्स होगी AB प्लस फोर्स होगी AC, इनको क्या करना है, ऐड करना है, इसको वेक्टर्स, ये फोर्स। ठीक है, सो आप क्या करोगे, अब आपने क्या करना है, जैसे ये वाली चीज है ना, ठीक है, ये वाला यहां से A से C तक की जो फोर्स है उसको कैसे लिखेंगे, ये आ जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, ये फॉर्मूला बताया था 4 पाई एप्सिलॉन Q, दोनों चार्ज, एक Q है और एक है, एक तो आपके पास स्मॉल q है, कैपिटल Q है, और r का स्क्वायर होगा, तो r का स्क्वायर क्या है, r/2 है, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस इन दो चार्जेस के बीच में फोर्स A और B के बीच में, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन कितना, बोलिए Q है ना, Q इंटू Q अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है, अब आपके पास क्या आएगा, यहां से कॉमन निकाल दीजिए, 4 पाई एप्सिलॉन, और ये आ जाएगा Q अपॉन R का स्क्वायर इंटू 4। क्लियर है, प्लस Q R का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या करोगे, इसको नेट फोर्स क्या होगी इसके इक्वल्स टू 0 के इक्वल होती है। तो यहां से आपके पास क्या आने वाला है, यहां पे इस पोजीशन से क्या आने वाला है, इस पोजीशन से देखिए, इस पोजीशन से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 4Q R का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर अपॉन R का स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज पता लग गई ना कहां से आई है। ठीक है, तो ये चीज तो होगी इक्वल टू 0 होगा, तो ये चीज तो हम क्या कर देंगे, इसको 0 कर देंगे, फिर हमारे पास रहा क्या, ये रहा 4Q का स्क्वायर इक्वल टू 4Q प्लस Q का स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहां से आ जाएगा 4Q इक्वल टू Q का स्क्वायर, इस Q का स्क्वायर से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, और यहां से जो Q की जो वैल्यू आएगी, Q आ जाएगा आपके पास कितना, ये इस साइड को जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये तो माइनस में आ जाएगा -Q अपॉन 4। तो आंसर क्या है इसका, -Q अपॉन 4। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर गलत है, ये यहां पे ये नहीं है, इसका जो सही आंसर है वो डी है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी होगा। दिस इज योर आंसर। बस कुछ नहीं किया आपने, क्या किया, कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगाया और उसको सॉल्व किया। उसको सॉल्व करने के बाद आपने जो है सेंटर पे इसके ऊपर जो वैल्यू आ रही है वो -Q अपॉन 4 आ रही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An electric dipole is placed at an angle of 30 degree in a non-uniform electric field. The dipole will experience. तो डाइपोल क्या एक्सपीरियंस करने वाला है? देखो आपने ये देखना है कि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि आपके पास इस तरह से है, इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिक फील्ड चल रही है। ये पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपसे पूछा कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो आपके पास ऐसे रहा होगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, आगे जाके वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो रही है, कम होती जा रही है। अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, कम है, तो इसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो यूनिफॉर्म, अब आपने क्या रखा, एक डाइपोल रखा, तो डाइपोल क्या होता है, डाइपोल होता है डिस्टेंस बिटवीन दो चार्जेस के बीच का, -Q और +Q के बीच का डिस्टेंस। क्लियर है? ये होता है जो इसको, और बीच का क्या होता है, इसको बोलते हैं डाइपोल 2A। दो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं डाइपोल। ठीक है ना, इसमें क्या होगा, एक होगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज, एक होगा आपके पास नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो होगा 2A का डिस्टेंस होने वाला है दोनों के बीच में। क्लियर है?
अब आपके पास इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अब आपको क्या बोला गया है और इसको आप डिनोट कैसे करते हैं, डिनोट करते हो आप इसको, इस डाइपोल मोमेंट का जो होता है उसको पी वेक्टर थीसी करते हैं और ये आता है q इंटू 2a, ये होता है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, इसको हम p से करते हैं, p इक्वल्स टू q 2a। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अब आपसे पूछा क्या गया, नॉन यूनिफॉर्म, आपको ये पता होना चाहिए कि पूछा कहां गया, यूनिफॉर्म में पूछा गया, नॉन यूनिफॉर्म में पूछा गया। देखो अगर आपके पास यहाँ पे यूनिफॉर्म, मैं दोनों का बता देता हूँ, अगर ये रखा जाए यूनिफॉर्म मोशन में और ये रखा गया है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एंगल बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है और यहाँ पे भी जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री का। क्लियर है? तो जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, उसमें जो है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, टॉर्क होता है। अगर यहाँ पे सिर्फ और यहाँ पे क्या लिखा होता है, यहाँ पे अगर क्वेश्चन होता ना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है आपने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका आंसर होना था सिर्फ और सिर्फ क्या होना था, अ टॉर्क ओनली होना था। जब भी आप किसी भी टॉर्क, किसी भी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वहां पे जो वो एक्सपीरियंस करता है, क्या एक्सपीरियंस करता है, जो डाइपोल एक्सपीरियंस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या करता है, टॉर्क करता है, तो सिर्फ और सिर्फ टॉर्क करता है। लेकिन जब आप इसको नॉन यूनिफॉर्म में रखते हो तो ये दो चीजें एक्सपीरियंस करता है, एक तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, दूसरा ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, मतलब ये इसके अंदर घूमता है। ये इसका जनरली क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज, तो नेट फोर्स इसमें यहाँ पे जो फोर्स होगी वो जीरो होगी, लेकिन यहाँ पे फोर्स जो है, फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी, फोर्स जो है यहाँ पे जीरो नहीं होने वाली, फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू होगी। और साथ साथ में ये डाइपो इसके अंदर टॉर्क भी रहेगा, टॉर्क क्या होता है, टॉर्क होता है, आपने पढ़ा होगा टॉर्क क्या होता है, ये इसको हम इस तरह लिखते हैं P क्रॉस E। टॉर्क वही होता है जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोई भी गाड़ी है तो गाड़ी की स्पेसिफिकेशन होती है ना कि ये गाड़ी है, इसका जो टायर है वो इतने टॉर्क से घूमता है, मतलब उसका रोटेशनल मोशन कितना है, तो रोटेशनल मोशन ही तो आ रहा है यहाँ पे, ये टॉर्क जो घूमेगा यहाँ पे, अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई डाइपोल रखोगे तो वो घूमता ही घूमता है, यूनिफॉर्म में रखोगे चाहे नॉन यूनिफॉर्म में रखोगे वो घूमेगा, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में रखोगे तो फोर्स भी लगेगी और साथ में आपको उसका टॉर्क भी लगेगा। तो ये जो है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन गलत है ना। So a translation force only in direction of the normal to the direction of the field, a torque as well as the translation. तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये इसमें ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है भाई, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको नहीं रखना है आपने, ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये ऊपर वाला, ठीक है। तो आपने पता होना चाहिए कि आपसे पूछा गया है, यूनिफॉर्म पूछा गया है, नॉन यूनिफॉर्म पूछा गया है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यूनिफॉर्म पूछा होता तो सिर्फ टॉर्क आता, नॉन यूनिफॉर्म पूछा गया तो आपके पास फोर्स भी आएगा और आपके पास टॉर्क भी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है। टू कैपेसिटर्स हैं ऑफ कैपेसिटेंस जो है ये है इस तरह से, कैपेसिटर होता है आपके पास, ये है 6 माइक्रोफैरेड, दूसरे वाला है आपके पास 4 माइक्रोफैरेड, और यहां पे जो वोल्टेज लगाई गई है वो लगाई गई है आपके पास 220 वोल्ट की, ठीक है। सो आपसे पूछा गया व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 4 माइक्रोफैरेड, मतलब यहां पे कितनी, यहां पे इस पोजीशन के ऊपर कितना पोटेंशियल है ये पूछा गया आपसे, ठीक है ना। यहां पे कितनी वोल्टेज है, इसके अक्रॉस कितनी वोल्टेज है। तो सबसे पहले तो हमें ओवरऑल पोटेंशियल पता होना चाहिए, ओवरऑल कैपेसिटेंस पता होना चाहिए। तो आपको पता है जब कैपेसिटेंस सीरीज में होता है तो क्या फॉर्मूला बनता है, जब ये दोनों कैपेसिटेंस क्या है सीरीज में है तो इसमें क्या करेंगे हम C1 इंटू C2 C1 प्लस C2 ऐसे करेंगे, ठीक है। तो C1 कितना है 6, C2 कितना है 4 और यहाँ पे कितना आएगा 6 प्लस 4, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 अपॉन 10, तो ये आ जाएगा आपका 2.4 माइक्रोफैरेड। तो टोटल कैपेसिटेंस जो होगा इसके अक्रॉस वो तो होगा 2.4 माइक्रोफैरेड। अगर आपसे पूछा जाता कि इसका कैपेसिटेंस कितना है, इन दोनों को मिला के कैपेसिटेंस कितना है, कैपेसिटेंस क्या होता है चार्ज को स्टोर करता है, तो इतनी वैल्यू का कैपेसिटेंस ये दोनों मिलके बनाते हैं 2.4 माइक्रोफैरेड का। क्लियर है। अगर अब आपसे पूछा जाए, अब जो है नेक्स्ट पूछा है आपसे कि इन दोनों कैपेसिटेंस में जो है पोटेंशियल पूछा गया ना, तो आपको पता है कि Q जो होता है आपका होता है CV। क्लियर है। तो
यहां से C कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Q/V। क्लियर है? तो बताइए चार्ज कितना है, चार्ज पूछा गया है। बस इसके बाद आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करो, बाकी और कुछ नहीं है। ठीक है, इज वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसको आगे करने की। ठीक है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपके पास आने वाला है, ये आएगा 72 वोल्ट आएगा इसका आंसर। ठीक है, आपने क्या करना है, Q/C करना है, Q/V करना है। अब क्लियर है? तो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 72। ठीक है, बस यही करना है आपने कि अब आपके पास क्या पूछा, कैपेसिटेंस पूछा गया, ओवरऑल वोल्टेज निकाल दिए, ये आगे 120 और अपॉन करना है 4/120, और ये इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 72 समथिंग कुछ आपके पास आंसर आने वाला है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, an electron initially at rest is accelerate through a potential difference of 1 volt. The energy gained by the electron is, देखो क्या बोला गया कि इलेक्ट्रॉन इनिशियली एट रेस्ट, मतलब कोई चार्ज है वो इनिशियली जो क्या है उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है। ठीक है, इज एक्सेलरेट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। आपने क्या किया, इसको एक्सेलरेट किया, मतलब इसको क्या किया, इसकी डायरेक्शन थोड़ा सा इसको एक्सेलरेट किया। ठीक है ना, इसकी डायरेक्शन को चेंज, मतलब इसको पोजीशन को चेंज किया, कितना किया, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट किया आपने, 1 वोल्ट। ठीक है, द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन्स, तो आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है वर्क अपॉन चार्ज। तो यहां से वर्क क्या आ जाएगा, V इंटू क्यू। तो यहां से वर्क कितना पूछा है, वर्क पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल पूछा है आपसे क्या है 1, और चार्ज कितना, चार्ज की तो आपको वैल्यू पता ही है क्या होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो इसको क्या करोगे, ये वर्क हो जाएगा, ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहां से वर्क कितना आ गया, वर्क क्या आ गया, 1.6 इंटू 10 की पावर 19 जूल, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो ये इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। क्लियर, वर्क इक्वल्स टू V इंटू क्यू, क्योंकि ये क्या होता है, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। और पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला भी होता है जो अभी आपके आगे यूज होगा, 4 पाई Q अपॉन R, ये भी पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, और एक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अ वर्ड सिटिंग ऑन अ हाई पावर लाइन, देखो आपने रियल लाइफ में ये बहुत बार देखा होगा। ठीक है, कि कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो यहाँ पे बैठे होते हैं, कि जहाँ पे हाई पावर की जो जाती है। ठीक है, अगर हम छूते हैं तो उस चीज को, तो हमें तो करंट लग जाता है। वर्ड्स जो है यहाँ से उड़ के चले जाते हैं, यहाँ से उड़ के यहाँ पे वर्ड्स बैठा हुआ कोई, ठीक है, वो आराम से बैठा हुआ है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो इसको करंट क्यों नहीं लगता? और कई बार आपने ये आपके घरों में भी कई बार जो इलेक्ट्रिशियन आता है ना, वो इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, आपकी जो वायर्स होता है ना, वायर्स को छू लेता है, जिसमें आप छूते हुए डरते हो। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिशियन छू जाता है, देखा होगा आपने ऐसा करते हुए कभी कभार इलेक्ट्रिशियन को। ठीक है, तो ऐसा क्या होता है कि उसको करंट नहीं लगता। कई बार हम बोलते हैं ना कि जो इलेक्ट्रिशियन होता है उसको करंट नहीं लगता, तो ऐसा क्या होता है, ऐसा क्या होता है, देखो जो आप कभी घर में मत करना ये चीज, जो इलेक्ट्रिशियन जो करता है ना वो एक मैजिक करता है। मैजिक भी क्या करता है, वो उसको पता होता है कि क्या करना है, कहाँ करना है। देखो आपने जब भी कोई इलेक्ट्रिशियन किसी भी वायर को अपने हाथ से लगाता है ना, जिसको आपने क्या किया, पावर सप्लाई दे के रखा हुआ है, ऑन करके रखा है, तो यहाँ से तो करंट तो फ्लो कर रहा है। ठीक है, लेकिन आपने जो पर्सन इसको छूता है अपने हाथ से, कोई पर्सन है इसको अपने हाथ से छुएगा ना, तो आपने ऑब्जर्व करना कि वो कभी भी वो ऐसे नहीं, किसी ना किसी चीज के ऊपर खड़ा होता है, इंसुलेटर के ऊपर खड़ा होता है, वो कोई बेड के ऊपर खड़ा होगा या चेयर के ऊपर खड़ा होगा, है ना। वो ऐसा नहीं होगा वो बिल्कुल नीचे ग्राउंड के साथ खड़ा होगा। ठीक है ना, वो किसी ना किसी चीज के ऊपर खड़ा होगा, क्योंकि क्या होगा आपका, इससे क्या सर्किट कंप्लीट नहीं होता, ग्राउंड नहीं हो जाता। देखो करंट जरूरी नहीं है कि करंट को हम बोलते हैं ना, करंट जो है क्लोज पाथ में ही फ्लो करता है। करंट ये भी क्लोज पाथ ही होता है कि आपने करंट यहां से किया और इसको ग्राउंड कर दो, तो इसमें भी करंट फ्लो कर जाएगा। ये भी क्या है, ये पूरा सर्किट ही है ये, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल होता है, यहाँ पे क्या होता है, नेगेटिव पोटेंशियल होता है। तो ये क्या होगा, ये क्लोज करके यहीं पहुंच जाता है। ठीक है ना, ये इसका पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। तो आपका जो वर्ड होता है ना, जो वर्ड होता है उसका जो सर्किट होता है वो कंप्लीट नहीं होता।
ठीक है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि वहां पे हाई उसमें जो वर्ड मर भी जाते हैं, कोई पक्षी जो होता है मर भी जाता है, क्यों? क्योंकि उसका जो पूंछ जो होती है ना, कई बार क्या होती है दूसरी साइड जो है छू जाती है, ठीक है। उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से क्या होता है, एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे ऐसे सर्किट कंप्लीट होगा, और सर्किट जैसे कंप्लीट होगा ये मर भी जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है, अ बर्ड सिटिंग ऑन अ हाई इलेक्ट्रिक पावर गेट्स किल्ड इंस्टेंटली, गेट अ बिल्ड, है ना, इज नॉट अफेक्टेड प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली वो अफेक्ट नहीं होता, ठीक है, लेकिन हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि वो होता ही नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो है 90% टाइम जो है उसका सर्किट कंप्लीट नहीं होता तो बच जाता है, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा मर भी जाते हैं ऐसे जो पक्षी होते हैं वो मर भी जाते हैं, ताकि वो सर्किट कंप्लीट हो जाए। जैसे इलेक्ट्रीशियन खेलते हैं हमारे साथ, है ना, इलेक्ट्रीशियन बोलते हैं ना कि हमें करंट नहीं लगता, क्योंकि अगर वो ऐसे खड़े होंगे ना किसी मतलब जमीन के ऊपर, तब वो छुएंगे नहीं कभी, ठीक है। तो अगला है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, बड़ा सिंपल सा है, मैंने अभी बताया आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पता होना चाहिए कि वर्क अपॉन चार्ज होता है फॉर्मूला। तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, चार्ज का क्या होता है, कूलम, है ना, तो ये क्या हो गया, जूल पर कूलम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो होता है, जो अगर आपसे पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पूछा जाता तो यूनिट होता है चार्ज पर कूलम, लेकिन यहां पे पूछा गया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का जो यूनिट होगा वो होगा जूल, ठीक है, तब वो होगा जूल ही होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट जूल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो होता है जूल पर कूलम, ठीक है, ध्यान रखना दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग चीज है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अलग चीज होती है, ठीक है। द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ व्यूड एज अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ द रेडियंस ऑफ इतना है, ठीक है, इज, तो मतलब आपसे पूछा गया है कि कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, अर्थ के ऊपर कितने चार्ज स्टोर हो सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, ठीक है। तो इसको करते हैं, देखो ये अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, जिसकी जो रेडियंस है, जिसको आपके पता है कि 6408 किलोमीटर दी हुई है ना। अर्थ की जो रेडियंस है ना, जो अर्थ है हमारा, उसकी जो रेडियंस होती है वो कितनी दिया है, जैसे 6400 किलोमीटर होती है, लेकिन यहाँ पे माना गया है, इन्होंने मान लिया है 6408 माना है अप्रोक्सीमेट ना, ये रेडियंस मानी है, मतलब इसका क्या होगा, हर जगह से 6400 किलोमीटर होगी हर जगह से, है ना, ठीक है, ये रेडियंस है। तो आपको पता है, आपसे पूछा गया कि पोटेंशियल पूछा गया कि कितना चार्ज आप अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर आप स्टोर कर सकते हो, कितना चार्ज आप स्टोर कर सकते हो, तो कितने चार्ज स्टोर कर सकते हो आप, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला है जो है पोटेंशियल इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई म्यू क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला है आपका पोटेंशियल का, है ना। सो आपको पता है रिलेशन क्या होता है पोटेंशियल और उसके साथ में, पोटेंशियल क्या होता है, जो चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है v, जितना ज्यादा जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पोटेंशियल इंक्रीज होता जाएगा, तो चार्ज जो है आपका ये आ जाएगा CV, तो यहाँ पे जो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आएगी वो आएगी Q अपॉन V, ठीक है। तो Q की वैल्यू कितनी है, Q और V की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R, इस Q से हम इस Q को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो जो कैपेसिटेंस होता है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है कि व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ, तो अर्थ का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है 4 पाई एप्सिलॉन R, ठीक है। अब आपने कुछ नहीं करना है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। ये तो है 6408 किलोमीटर, अब आपने इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 10 की पावर -3 से इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, 6408 इंटू 10 की पावर 3, तब हो गया ना, मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। आपने क्या करना है, जो रेडियंस है वो कितनी दी हुई है, वो दी हुई है मीटर में 6408 इंटू 10 की पावर 3, है ना, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1/4 पाई म्यू, इसकी मैंने बताई थी आपको कि कांस्टेंट होता है ये, इसकी वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10 की पावर 8, 9 इंटू 10 की पावर 8 16, सॉरी 9 इंटू 10 की पावर 16, है ना, क्लियर है। 4 पाई म्यू की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 16, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इसमें आ जाएगा 72 माइक्रोफैरेड का
कुछ इतना आपके पास आ जाएगा ये सॉल्व करके जब, ठीक है। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ये जो मैंने अभी आपको बताया, ये मैंने बताया आपका इस क्वेश्चन का 712 माइक्रोफैरेड, ठीक है। 712 माइक्रोफैरेड, तो ये आंसर बिल्कुल सही है। बस आपने कुछ नहीं करना, v ये पता होना चाहिए आपको 4 पाई म्यू q अपॉन r, ये चीज पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। और ये रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि q जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v, और q जो होता है cv के, और c होता है q अपॉन v के, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू रखनी है आपने, v की वैल्यू इसको रखो और इसको कैलकुलेट करो, 9 × 10 की पावर 16 से इसको कैलकुलेट करो, ये आ जाएगा आपके पास। इस तरह से करना है आपने 6408 × 10 की पावर 3, और नीचे करना है आपने 9 × 10 की पावर 16 से मल्टीप्लाई। तो ये आंसर आपके पास आने वाला है। चलिए आगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, तो ये इस क्वेश्चन को करते हैं अब, है ना। The number of electrons that consist of 1 ampere of current, एक number of electrons that consist of 1 ampere of current में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब अगर 1 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, ठीक है। तो इसमें बड़ा सिंपल है कि क्योंकि चार्ज Q जो होता है ये होता है Ne के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या है इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या है चार्ज। तो यहां से हम क्या करेंगे, N इक्वल टू कितना आ जाएगा Q अपॉन E। तो Q क्या पूछा गया आपसे, 1 एम्पियर ना, 1 एम्पियर में क्या आ जाएगा चार्ज क्या होता है 1, E का क्या मतलब आ जाएगा, E का मतलब आ जाएगा आपके पास 1.6 × 10 की पावर -19, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको ये डेसिमल रिमूव होगा, यहां आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 100 बन जाएगा, ये आ जाएगा 16, ये ऊपर जाके चला जाएगा 10 की पावर 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6.25 × 10 की पावर 18। इस फॉर्मूले से हम करेंगे इसको, Q इक्वल टू Ne, और N की वैल्यू Q अपॉन E। Q जो है 1 एम्पियर कि कितना चार्ज फ्लो करेगा 1 एम्पियर के लिए ना, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कंसिस्ट ऑफ 1 एम्पियर ऑफ करंट, 1 एम्पियर ऑफ करंट बनाने के लिए कितने चार्ज फ्लो करेंगे, ठीक है। तो ये आएगा आपके पास आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी। तो ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। A dielectric is placed in between the two parallel plates of capacitor। देखो आपको पहले ये पता होना चाहिए इस क्वेश्चन से पहले कि जो हमारे पास जो कैपेसिटर होता है ना, देखो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है, तो कैपेसिटर होता किस लिए यूज है, कैपेसिटर होता है चार्ज को स्टोर करने के लिए। कैपेसिटर हम करते क्या है, चार्ज को स्टोर करते हैं, क्लियर है। सो उसका कितने चार्ज स्टोर कर सकते हैं हम, ठीक है। इसकी कैपेसिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इसका जो फॉर्मूला बन के आता है वो आता है Q, ये आता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। मतलब जितना कम, अब ये होता है कि जितना कम डिस्टेंस होगा ना, ये जो कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला आता है वो आता है एप्सिलॉन A अपॉन D। तो ये चीज कम होगी, डिस्टेंस कम होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। एरिया ज्यादा होगा तब भी कैपेसिटेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन बात है ये फॉर्मूला आता कहां से, थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको कि ये फॉर्मूला आता कहां से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, ये इंटरेस्टिंग है और जरूरी भी है, ठीक है, ताकि मैं फिर इसका आंसर बता सकूं आपको, ठीक है। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि Q क्या होता है, जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल के, और जब आप इस पोटेंशियल को रिमूव करते हो तो आता है CV, है ना। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आती है वो आती है Q अपॉन V, क्लियर है। अब बात आती है पोटेंशियल। अब ये पोटेंशियल क्या होता है, दो फील्ड के बीच में, दो इसके बीच का पोटेंशियल कितना होता है। तो पोटेंशियल जो होता है ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस, सॉरी, ठीक है।
सो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपसे पूछा जाए, देखो क्या होता है, दो प्लेट्स होती है ना, एक प्लेट होती है आपकी पॉजिटिवली चार्ज्ड कैपेसिटर की, एक प्लेट होती है आपकी नेगेटिवली चार्ज्ड। क्लियर है? यहां पे इस तरह से इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है या नहीं बनती है, पॉजिटिव से नेगेटिव साइड इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। क्लियर है? सो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इसके दो रिलेशनशिप होते हैं। एक सिंगल प्लेट के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, आपने गॉस थ्योरम के थ्रू पढ़ा था, इसको हमने बोला था सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन, ये है एक प्लेट के लिए। ठीक है, दूसरी प्लेट के लिए बनेगा E इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन। ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन होगा। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये वाली, ठीक है, और दूसरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इलेक्ट्रिक फील्ड को तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स अपॉन डिस्टेंस। तो यहां से आपके पास V की वैल्यू क्या आ जाएगी, ED। V क्या होगा, ED। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, E की जगह क्या करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन एप्सिलॉन इनटू D। क्लियर है? अब ये चीज होती है अब ये सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये जो सिग्मा है, सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। और ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है, एक्चुअली हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, है ना, ये जो सिग्मा है ना, ये जो सिग्मा है, सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी तो चार्ज अपॉन एरिया होता है या नहीं होता। क्लियर है? यहाँ पे इसकी वैल्यू रखनी है अब आपने, V इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज अपॉन एरिया इंटू D। क्लियर है? अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में इसको पुट अप करना है, इस पोटेंशियल। अब इस पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, QD अपॉन A आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, C इज इक्वल टू Q, और यहाँ पे QD अपॉन एरिया एप्सिलॉन। ठीक है, इस चार्ज से ये चार्ज कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, क्लियर है? सो आपके पास क्या बचा, कैपेसिटर क्या बता, एप्सिलॉन एरिया अपॉन D। तो ये चीज तो हमने फाइंड आउट करनी थी। दो प्लेट्स जो होती हैं, दो प्लेट्स के बीच में कितना चार्जेस, कितना कैपेसिटेंस होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, ठीक है। सो ये हमारी क्लास थी आज की। ठीक है, बाकी हम इससे बाद हम कल पढ़ेंगे, इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी इसमें हम अभी तो हमने क्या किया, जस्ट थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया, थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स वगैरह किए, है ना। होप सो आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अब हम गॉस थ्योरम रह गई थी हमारी। ठीक है, फिर मैं कल जो है आपको जो मेन चीजें हैं, जैसे वायट-सेवर्ट लॉ क्या होता है, एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, ठीक है, ये चीजें करवाऊंगा। उसके बाद मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कराऊंगा, उसमें वेव ऑप्टिक्स कराऊंगा, उसमें डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, है ना, ये चीजें क्या होती है, इसमें पूरा ये सारी चीजें आपके पास कवर अप होने वाली है। इन द एंड जब आपके पास ये पूरा सेशन खत्म होगा, आपको जो है बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। ठीक है, आप जो है बहुत कुछ देखोगे कि चार्जेस का एग्जैक्ट मतलब क्या हो रहा है, कैसे। मैंने आपको जैसे इंट्रोडक्शन तो दे दी है कि जब चार्ज रेस्ट पे होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, जब चार्ज थोड़ा सा कांस्टेंट मोशन करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, और जब चार्ज जो है एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। तो ओवरऑल हमारा पढ़ने का मतलब ये है कि हमने जाके इसको कंप्लीट कहाँ पे करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी के ऊपर कंप्लीट करना है, जहाँ पे उसके बाद हम पढ़ेंगे कि लाइट भी आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। तो लाइट के भी हमने पढ़ना है, इंटरफेरेंस क्या होता है, डिफ्रैक्शन क्या होता है, पोलराइजेशन क्या होता है, रे ऑप्टिक्स क्या होता है, वेव ऑप्टिक्स क्या होता है, ये सारे टॉपिक इसी उसमें आएंगे। ठीक है, तो ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसके आगे करवाएंगे। ठीक है।